तो चुनाव का गणित और फिर यह वार पलटवार, मतलब पूरा एकदम गर्मा गर्म माहौल देखने को मिला। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे अपने मेहमानों की ओर। आपसे परिचय करवा दें, हमारे साथ शशांक रंजन साहब हैं, नेता कांग्रेस के, केसी जैन साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, रमन सिंह आजाद हैं, नेता आम आदमी पार्टी के, और विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार जाने माने हमारे साथ, वो भी चर्चा का हिस्सा हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे रमन सिंह आजाद साहब आपसे। अब प्रचार प्रसार तो थम गया, वार पलटवार भी थम गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बारी है दिल्ली के जनता की। आपको लगता है कि इस बार आप 2015-2020 की तरह जीत दर्ज कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो क्यों? ऐसा क्या किया आपने? शिवम जी नमस्कार आपको। जी नमस्कार। पहली बात तो आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन बहुत ही सकारात्मक तरीके से लड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का कैंपेन पूरी तरह से नकारात्मक था। आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले 10 साल के किए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ा। हमने अपने काम जनता के सामने रखे और जो काम दिल्ली सरकार ने किए हैं उस आधार पे आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है कि लगातार अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में प्रदर्शन किया है उस आधार पर 60 से अधिक सीटें इस बार भी आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी आने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मध्यम वर्ग और जो कमजोर तबका है, जो गरीब वर्ग है, उसको मिलने वाली सुविधाएं हैं। शिवम जी आप देखिए, एक परिवार में कम से कम 25,000 रुपए लगभग प्रतिमाह की बचत होती है आम आदमी पार्टी के सरकार में होने से। ये एक गरीब परिवार के लिए, मध्यम परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी पूरी जीविका इसी पर चल जाती है। उसको बिजली का पैसा नहीं देना होता, उसको पानी का पैसा नहीं देना होता, उसको महिलाओं को बस यात्रा का पैसा नहीं देना होता, मुफ्त तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए होती है। तो इस तरह की जो सारी योजनाएं हैं उसके आधार पर आम आदमी पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव पर गई है और पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार फिर से 60 से अधिक सीटें देकर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और अगले 5 साल फिर आम जनता के लिए काम। ठीक 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 रमन सिंह आजाद साहब, ठीक, एक बार सबका ओपनिंग हो जाए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत विधिवत रूप से करेंगे। शशांक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रचार प्रसार थम गया, पूरी कोशिश आपने भी की, आपके नेताओं ने भी जोर लगाया, लेकिन थोड़ा देर से लगाया। लोग यही कह रहे हैं कि आपने मन से लड़ाई लड़ी नहीं, हालांकि वो तो लास्ट में तो वो दिखाई दिया। फिलहाल मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आप कहां खड़े हैं इस चुनाव में, और इस बार चुनाव का रुख किधर जा रहा है आपके प्रचार प्रसार के मुताबिक, आपके आकलन के मुताबिक? शशांक साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार। यह जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हमारे समक्ष है, जिसका परसों मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने सम्यक रूप से प्रयास किए, इसका परिणाम अंतिम रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। यह चुनाव मंथन पर आधारित चुनाव सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है और आम आदमी पार्टी भी सत्ता में रही है। और यह चुनाव दिल्ली की जनता के लिए मंथन करने का समय है कि इन तीनों में से किसने बेहतर कार्य किया। और जब भी बेहतरी की बात आती है तो हमारी दिवंगत नेत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का नाम स्वतः दिल्ली के साथ जुड़ जाता है, निर्विवाद रूप से जुड़ जाता है। उनके द्वारा किए गए दिल्ली में विकास कार्यों की स्वतः चर्चा होने लगती है। इसके लिए हमें कोई जोर जबरदस्ती करने की नौबत नहीं आती है। ठीक ठीक है शशांक साहब, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर दिख रही है। बिल्कुल, आपको भी पूर्ण बहुमत आ रहा है। चलिए ठीक है, शशांक साहब मैं आपके पास आऊंगा। केसी जान साहब अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह कि पूरी फौज खड़ी कर दिया आपने स्टार प्रचारकों की, आज दिन तक पूरी दिल्ली की सियासी जमीन गर्म करके रखा आप लोगों ने, गली गली मोहल्ला मोहल्ला पूरा नाद के रख दिया एकदम। मतलब इस बार ये वनवास खत्म होगा या फिर केजरीवाल का दबदबा इस बार ये वो त्रिकोणी वाला मामले में ट्रायंगल में एक एंगल आगे निकलेगा?
देखिए सीएम जी, हाँ। अब तो जनता जनार्दन है। आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो जनता अपना फैसला कर देगी। लेकिन रही बात प्रचार की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हम अपना प्रचार करने का अधिकार है, अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये, यहाँ तक कि जो चेयरमैन के चुनाव हो, सभासद के चुनाव हो, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं। तो हम किसी भी प्रत्याशी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, और न तो ये सोच करके चुनाव लड़ते हैं कि कौन सा चुनाव छोटा है, कौन सा चुनाव बड़ा है। दूसरी बात ये सीएम जी कि केजरीवाल जी किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि इनका जो गठबंधन था, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे सत्ता और स्वार्थ लोलुपता का गठबंधन है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, और ये देखिए बदबूदार पानी दिखा करके बता रहे कि ये जो है जमुना को साफ नहीं कर पाए। तो कुल मिला करके जिस जमुना के लिए कहते थे अब इसमें डुबकी लगाए, डुबकी लगाना तो छोड़िए, उसका आचमन भी नहीं कर सकते हैं। इतनी तो केसी जैन साहब, वो डुबकी कैसे लगाए? आपने जहर मिला दिया जो है हरियाणा में। देखिए बहुत हास्यास्पद है, और इन्हीं के जल बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी कि 75% से ज्यादा सीवेज और गंदगी वो जब जमुना पार करके दिल्ली में आ जाती है, उसके बाद उसमें सब मिलावट होती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जो बातें उन्होंने रखी, ये बातें कहीं प्रूव नहीं कर पाए, और अगर वहां से मिलावट है तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखिए, वो तो आचमन भी कर रहे हैं, पानी को पी भी रहे हैं, उसमें स्नान भी कर रहे हैं। तो दिक्कत कहां से पैदा हो रही है? दिक्कत हो रही है दिल्ली से पैदा। लेकिन आप अपनी कमियों को दूसरे पे डाल करके, अच्छा कूड़े का ढेर कौन लगा दे रहा है? कूड़ा का ढेर क्यों नहीं साफ हुआ? अब तो इनके पास म्युनिसिपैलिटी में भी सब कुछ है, तभी इनके पास कूड़े का ढेर नहीं साफ हुआ। अच्छा वो छोड़िए, पर्दे भी क्या 1-1 लाख के पर्दे भी हमने लाके लगा दिए क्या? 15 लाख रुपए का इन्होंने 15 सिर्फ पर्दे में खर्च कर दिया। और जिस जमुना की ये बात कर रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए उस जमुना की सफाई पे खर्च किया। यानी मूलभूत जो चीजें थी, अरे जनता तो कह रही है आप हमको पानी दीजिए, पीने का साफ पानी दीजिए, पूरा टैक्स लीजिए, पूरा पैसा लीजिए। मूलभूत आवश्यकता जीवन जीने के लिए वो तो आपको उपलब्ध कराइए। पैसा देने में जनता पीछे नहीं है, और एक तरफ आप फ्री में बांट रहे हैं, दूसरी तरफ 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड इन्होंने केंद्र सरकार से की। नहीं बिल्कुल, तनख्वाह बांटने को पैसे नहीं है। नहीं बिल्कुल केसी जैन साहब, अब मैं थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। मैं आ रहा हूं आपके पास। विश्वेंद्र कुमार जी, आप लगातार इस दिल्ली चुनाव को पूरा एकदम मत कर रखे हुए हैं, आपसे बेहतर कोई चुनाव मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई दिल्ली का समझ रहा है। क्या कुछ आकलन कहता है आपका, जब चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, क्या माहौल देख पा रहे हैं, क्या चुनावी हकीकत, क्या फसाना, क्या समझ रहे हैं आप? विश्वेंद्र कुमार जी, आपका आकलन क्या कहता है? विश्वेंद्र कुमार जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार अनम्यूट कर लीजिए विश्वेंद्र जी, म्यूट की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करिए। नहीं विश्वेंद्र जी, आपकी आवाज हाँ आवाज आ रही है? आगे बोलिए शिवम जी, ये महत्वपूर्ण चुनाव है दिल्ली का। तो दिल्ली की जो हालात पिछले 40 सालों में नहीं देखनी पड़ रही दिल्ली की जनता को, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा इस बात के लिए। तो दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही है, शीला दीक्षित की सरकार रही है 15 साल लगभग। वास्तविक बहुत अच्छे विकास कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जनता याद करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले रही है, उसमें अच्छे काम हुए। 10 साल, इस समय लगभग 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और जन आंदोलन के माध्यम से सत्ता में आई, और अच्छी योजनाएं जनता को दी, फ्री पानी, फ्री बिजली वो चीजें दी, और जनता को पसंद आई, काम भी अच्छे किए। लेकिन इस समय जो बाकी जो मुद्दे हैं दिल्ली के, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो राजधानी के मुद्दे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि दिल्ली के पानी की बात चल रही है, हरियाणा के पानी के हम थोड़ा जोड़ते इस बात को, क्योंकि वो ध्यान लाया जा रहा है। अब कितना हास्यास्पद है, थोड़ा ध्यान दे कि दिल्ली में जब पानी आता है तो उसके बाद वास्तविक सच्चाई है कि यहाँ आने के बाद ज्यादा खराब होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, जल बोर्ड कहता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि दिल्ली में यमुना नदी के दोनों तरफ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, नदी नालों के दोनों तरफ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। एनजीटी के रूल के अनुसार, एनजीटी के रूल के अनुसार सब्जी का उत्पादन नहीं करते, और जो हो रहा है, और मेरे दिल्ली के वास्तव में सब्जी खा रहे हैं, ये बहुत दुखद विषय है। इसके अलावा अगर देखिए
पानी सच्चाई में शुद्ध नहीं है, कई सालों से स्थिति ऐसी है। वो गंभीर विषय है। तो जो और भी जो कूड़े का ढेर है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। शुद्ध हवा जो नहीं मिल रही, जो पोल्यूशन दिल्ली है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कई सालों से, वो भी दुख का विषय है। इन सारे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को जनता से जोड़ दिया, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। नहीं विश्वेन जी, मेरा ये सवाल है, आप तो आम आदमी पार्टी को इतना करीब से देख रहे हैं, आपका आकलन कह रहा होगा, ये जो लगातार बीजेपी मुद्दा उठाती है, ये शीश महल वाला मुद्दा, यमुना में सफाई ना होने वाला मुद्दा, तीसरा करप्शन का मुद्दा और चौथा एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, ये चारों वर्क कर रही है जमीन पर, या सिर्फ ये सारे मुद्दे गौंड हो गए, ये हवा हवाई हो गए और मुद्दा आ गया योजना और फिर आरोप प्रत्यारोप? नहीं, ये मुद्दे है जनता में, जनता उनको अपने से अटैक कर रही है, ऐसा महसूस हम करते हैं। चाहे वो कूड़े का ढेर हो, सफाई का हो, सीवर का हो, और जो मुद्दे आपने बताए, ये है जनता में। जो कारण क्या है, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग काम किया जो पहले शायद नहीं करती थी। जनता ने अपने आप को जोड़ा, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे जोड़ा जनता से। तो जुड़ाव का क्या होगा, वो मुद्दे अटैच कर गए, तो जिससे जनता की जो इच्छा थी वो पूर्ति हुई, कि मुझे उम्मीद बनी उनकी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है। इस उम्मीद में इस तरफ झुकाव आ रहा है, ऐसी स्थिति इस समय दिल्ली में है इन सभी मुद्दों के कारण से। योजनाएं भारतीय जनता पार्टी है, एक मुद्दे पास हो चुकी है। योजना में आपको कहना चाहूंगा, वो जो फ्री पहले आम आदमी पार्टी देती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी, आप देख रहे हो, कि बिजली हो, पानी हो या महिला का सम्मान राशि हो, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे जनता उसकी तरफ बढ़ रही है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सारे विंग है ना, अलग अलग विंग, वे क्या काम करते हैं? मैं झुग्गी झोपड़ी विंग की बात करूं, झोपड़ियों में वे अच्छा काम किया, उनके बीच में टच में ले रहा तो सोए वार्ता हुई, उस पर काम किया। एक किसान संगठन ग्रुप है दिल्ली का, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, विनोद सहरावत जी उसके अध्यक्ष है। विनोद सहरावत जी ने, मुझे याद आ रहा है, हमने कवर किया था 40 दिन से ज्यादा रात दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास आंदोलन किया था, और ऐसे कई आंदोलन किए किसान मोर्चा ने, किसानों को अपने साथ जोड़ पाई, ऐसा भी महसूस हो रहा है इन मुद्दों को लेकर। ठीक विश्वेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमन सिंह आजाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बाकी राज्यों की तुलना में यह माना जाता है कि दिल्ली की जो जनता है वो बेहद समझदार है और वो तमाम चीजों को छोड़कर मेन मुद्दों पर फोकस करके वोट देती है। 10 साल तक रमन सिंह आजाद साहब, आपने कहा कि हम शिक्षा पर काम करते हैं, स्वास्थ्य पर काम करते हैं, अस्पताल पर काम करते हैं, बेसिक मुद्दों पर काम करते हैं, लेकिन ये जो आपने कांग्रेस से गठबंधन किया और इसके बाद आपने उनको वोट दिया, उन्होंने आपको वोट दिया, अब तो दिल्ली की जनता भाई कंफ्यूज है। अब वो दिल्ली की जनता भी तो ये कह रही है कि मिलो जो तुम तो दिल घबराए और ना मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। मतलब अब तो मामला ही पूरा पलट गया है। अब तो लोग कह रहे हैं कि कल जो कांग्रेस के साथ थे, आज वो कांग्रेस को पानी पिला रहे, वो भी यमुना का, वो भी अमोनिया ज्यादा वाला जो बीजेपी वाले जहर मिला रहे। रमन सिंह आजाद साहब, देखिए, अभी नहीं शिवम जी, जब लोकसभा चुनाव से पहले ही ये चीज तय थी कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें राज्यों का चुनाव सभी दल अपने स्तर पर लड़ेंगे, जो चाहे अगर गठबंधन बनता है या उनमें सहमति बनती है तो वो सहमति के आधार पर अपना सीट बंटवारा करके लड़ सकते हैं। नहीं तो ये पहले से तय था इंडिया गठबंधन में कि विधानसभा का चुनाव सभी दल अपने स्तर पर लड़ेंगे। और जैसे हमने पहले देखा भी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश का चुनाव सपा और कांग्रेस ने अलग अलग लड़ा, उसके बाद लोकसभा में आके गठबंधन हुआ और सबसे बड़ा दल बना उत्तर प्रदेश के स्तर पे। तो ये हरियाणा में भी हमने देखा, तो ये पहले से गठबंधन को लेकर इस बात में कोई दो राय नहीं थी। पंजाब में तो लोकसभा चुनाव भी अलग अलग लड़ा गया, अन्य जगहों पे इंडिया दल के साथ मिलकर लड़े। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी लोकसभा में साथ में लड़ी और पंजाब में अलग अलग लड़ी। तो इस तरह के जो वैचारिक मतभेद हैं वो रहे हैं, उसमें कोई उस पर जाने की कोई नहीं है। जब दिल्ली चुनाव है, दिल्ली में चूंकि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमी है, या कहूं कि हमेशा ड्राइविंग सीट पे बैठना चाह रही है। कांग्रेस को लगता है कि बस गाड़ी हम ही चलाएंगे, बाकी सब बैठेंगे, बस बाकी सब केवल बैठेंगे दर्शक के रूप में। यही उन्होंने हरियाणा में किया, यही उन्होंने हरियाणा में किया, यही वो दिल्ली में करना चाह रहे थे। इसीलिए ये मतभेद हुआ और अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा है।
क्योंकि कांग्रेस खुद को देखना नहीं चाह रही, खुद का आकलन नहीं करना चाह रही। जब सभी दल, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शिवसेना का भी समर्थन है, तृणमूल कांग्रेस का भी समर्थन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं रोड शो कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, तो कांग्रेस को एक बार विचार करना चाहिए खुद से कि जब पूरा ट्रैफिक आपकी तरफ आ रहा हो तो एक बार खुद को चेक कर लेना चाहिए। पर कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही है शिवम जी कि वो खुद को चेक नहीं करना चाह रही। वो कह रही है नहीं, हमारी जो गाड़ी चल रही है वही रमन सिंह आजाद साहब, थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, अगर चुनाव में मामला गड़बड़ हो गया तो फिर गलबैया खेलनी पड़ जाएगी। नहीं, चुनाव में मामला गड़बड़ होने का तो सवाल ही नहीं है। जो पिछले 10 साल की स्थिति है, हाँ। वहां दोनों दलों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो हाँ। और चाहे कांग्रेस हो, हाँ। दोनों दलों की स्थिति बड़ी सहानुभूति वाली है कि सहानुभूति रखी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ प्रयास रहता है हाँ। कि बस खाता खुल जाए किसी तरह से। चलिए 2 सीटें, 3 शशांक सीटें, रंजन साहब 5 जवाब सीटें मिलती दीजिए, हैं। आपका खाता खुल जाए उतना ही बहुत है और हर जगह आपको ड्राइविंग सीट पर क्यों बैठना होता है भैया? यही वजह है कि समाजवादी से लेकर टीएमसी से लेकर शिवसेना सब आपका साथ छोड़कर इनके साथ बैठ गए हैं, जबकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, लेकिन आपके साथ कोई नहीं बैठ रहा क्योंकि फ्रंट पे आप खेलना चाहते हैं, फ्रंट पर आप रहना चाहते हैं, आप ही अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर बैठे। कांग्रेस पार्टी के पास स्वतंत्रता के पूर्व से ड्राइविंग सीट पर बैठने का अनुभव रहा है और एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के रूप में कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। हाँ। तो जिनके पास ड्राइविंग का अच्छा अनुभव होगा उनसे एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पर रहना चाहती है और नए ड्राइवरों की यह जो है प्रयास रहता है कि वे ड्राइविंग सीट पर हरियाणा में एक्सीडेंट हो गया, महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हो गया, कांग्रेस पार्टी यह रिस्क नहीं लेना चाहती है कि चाहे दुर्घटना न हो जाए, दुर्घटनाएं गिनाई जाए। ड्राइवर अगर आप ड्राइविंग सीट पर नहीं होते तो शायद इन राज्यों में दुर्घटनाएं नहीं होती की संभावना और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। शशांक जी, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, आप एक मिनट रमन सिंह आजाद साहब, ये शशांक रंजन साहब का समय है, उन्हें बोलने दीजिए। शशांक साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने इनकी उंगली पकड़कर इन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया। अब तो वही बात हो गया कि किसी भी पेड़ के कट्टे का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का छोटा सा हिस्सा ना होता, तो आप ही जो थे, आप ही ने इनको लाइन क्रॉस करवा दी और ये आपको कह रहे हैं कि अब इनका खाता भी नहीं खुलेगा। शशांक साहब, देखिए, यह मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता ने जो कहा, हाँ, यह देश की लोकतंत्र को मजबूती देता है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना से लेकर हाँ, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य किया। और हमारे साथी जो भले ही हमारे विरोधी हैं, जिन्होंने आज यह कह दिया कि हमारा खाता भी नहीं खुलेगा, दैट मीन्स कांग्रेस पार्टी ने सफल प्रदर्शन किया है, देश को सही तरीके से आगे बढ़ाया है। हम सत्ता में रहे न रहे, हमें एक भी सीट मिले न मिले, भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हमें इस बात का गर्व है, हमारा अतीत स्वर्णिम हो चुका है। इस बात का प्रमाण आज हमारे साथी ने दिया है। ठीक है शशांक साहब, ठीक। केसी जैन साहब, पूरी प्रचार प्रसार आप लोग तो आप मतलब पूरा दमखम तो लगाई आपने। हमने 2015 में भी देखा था, ताकत तो आपने तब भी लगाई थी, 2020 में भी आपने ताकत लगाई और ताकत तो ऐसा लगाया कि उसका गूंज आज तक सुनाई देता है कई नेताओं के कानों में, और हम जैसे पत्रकार पढ़ते हैं उसको कि मतलब आपने जितनी ताकत लगाई थी। अब सवाल यह कि 2025 में आपने ऐसा डिफरेंट क्या कर दिया कि दिल्ली की जनता आप पर विश्वास कर ले और अरविंद केजरीवाल को साइड में कर दे। आपने ऐसा क्या कर दिया? चूंकि आप दिल्ली के चुनाव में आपने लीड नहीं किया, सबने देखा कि केजरीवाल आपको एक पथ पर ले गए, वहां आप गए, यहां मुद्दा केजरीवाल ने सेट किया, आपने फॉलो किया, बाकी राज्यों में आप सेट करते हैं, बाकी पार्टियां आपको फॉलो करते हैं। यह बात आप मानते हैं केसी जैन साहब? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हाँ। इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन आप एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए, हाँ। कि ये मुद्दे केजरीवाल जी ने सेट नहीं की। हम तो चाहते थे केजरीवाल जी ओपन, और जो बातें हैं जनता के जो सामने आए। भाई शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल जी चाहते थे क्या क्या ओपन हो? नहीं चाहते थे वो ओपन हो। कांग्रेस ने उस पर कार्रवाई की,
कांग्रेस से पहले एप्लीकेशन में भाई घोटाला हुआ है, बाद में दल भैया कर लिया, अलग बात है सत्तारूढ़ता में। लेकिन अभी आप देखिए दोनों के जो वक्तव्य है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, केवल और केवल गठबंधन और गठबंधन नहीं, इसी पे टिके हुए। अब रही बात ये कि जो प्रचार प्रसार की आप बात कर रहे हैं, ताकत लगाने की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में बहन जी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, 2007 में बन करके आई थी, और उसके बाद में क्या हुआ, किस तरीके से साफ हुई बहन जी कि उनका जो लोकसभा में नेतृत्व पूर्ण हो गया, एक भी लोकसभा में सीट नहीं बची। आप इस तरह अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, 100 सीटें कांग्रेस को दे दी, उनके साथ गठबंधन किया, और 2017 के इलेक्शन में उसके बाद 50 सीटें मिलजुल के नहीं ला पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसके बाद में भी। और अभी आप देख लीजिए 2022 का जो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस लड़ रही थी, यहाँ पे 1-2 सीटों पे सिमट जाती है, 400 सीटों में, सारी सीटों पे लड़ती है। और हमारी बात आप जो कर रहे हैं, आपने क्या कर दिया, तो देखिए जनता ने कई सारी चीजें सेट कर दी। पहली बात तो ये कि लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें दिल्ली में अगर हम जीत करके आते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका सुपड़ा पूरा की पूरा साफ हो रहा है। नहीं तो वो तो आप 15 में भी जीते थे, 20 में भी जीते थे, मतलब लोकसभा में तो आप जीतते चले आ रहे हैं, फिर विधानसभा में क्या हो जाता है केसी जैन साहब? देखिए बात ये है कि जनता ने अभी जो बातें आ रही थी, आदरणीय जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बातें कह रहे थे, हाँ, तो आप ये देखिए मुख्य बात ये है कि तब में और अब में क्या अंतर आया है। लेकिन ये जनता ने एक बार इनको मौका दिया, और लेकिन उन्होंने 5 साल फिर मांगे, 5 साल फिर एक बार जनता ने दिए कि भाई ठीक है आप अब करके दिखाइए। लेकिन अब केजरीवाल जी ने स्वयं स्वीकारा है कि भाई स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, कूड़े के ढेर नहीं हटा पाए, जब वो खुद जो है नंगे हो रहे हैं, अपनी कमियां गिना रहे हैं कि भाई हमसे दिल्ली नहीं संभलने वाला। अरे नहीं संभलने वाला वो अपनी कमियां गिनवा रहे हैं, वही आपका पावरफुल था। यमुना साफ नहीं हुई, ये आपके लिए बड़ा मुद्दा था, लेकिन केजरीवाल ने आपको ये पानी वाले मुद्दे पर ठहरा दिया। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब टेस्ट करके बताने लग गए, तो अरविंद केजरीवाल ने आपको लीड किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वहां पे यमुना में उतर करके और उसके साथ में आप देखिए वहाँ का आचमन करके जल पी करके बता दिया हमारे वहाँ से बिल्कुल स्वच्छ पानी जा रहा है। इसका मतलब सब कुछ साफ हो गया ना। दूसरी बात ये है कि जो पर्दे का घोटाला है, पर्दे का घोटाला किस सरकार में किया, इस सरकार ने किया ना। नहीं, पर्दे का घोटाला आप ये बताइए, अन्ना हजारे जी का नाम लेकर के आप लोग सरकार में आए, आपने कहा घोटाला नहीं करेंगे, आपने कहा घोटाला नहीं करेंगे, स्वीकार कर लिया घोटाले। आप देखिए आपका कौन मंत्री बचा जेल जाने से, आपका कौन हरियाणा में भी नहीं, जेल जाने से आपका कौन मंत्री बचा? मुख्यमंत्री तक जेल में गए। यानी कि आप ये लड़ाई लड़ता है वो जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग आंदोलन से निकले, अभी आप बरी नहीं हो गए, हम लोगों को जेल मुकदमा नहीं है, ये घोटाला नहीं लगता, ये घोटालाबाज लोग हैं। और जनता नहीं चाहती घोटालेबाजों को, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा रुपए की बांट रहे। अरे बात क्या है आप? आप बात क्या बरामदगी नहीं हुई, बैंक की रिपोर्ट है 382 करोड़ रुपए का घोटाला किया, ये जमानत देते हुए 382 करोड़ का घोटाला किया, एक बैंक की रिपोर्ट है। एक मिनट आपने 9,000 करोड़ रुपए किसने खर्च किए? एक मिनट, मेरे और भी मेहमान है, मुझे उनके पास जाना है। ऐसे 1 to 1 करिएगा तो समय पूरा समाप्त हो जाएगा और किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। विश्वेंद्र साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मैंने आपसे पूछा कि इस बार दिल्ली के चुनाव में करप्शन का मुद्दा वो चलेगा या नहीं? एक मिनट रमन सिंह आजाद साहब, किसी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा, एक दूसरे पर काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा आपको। विश्वेंद्र साहब, सवाल करप्शन का था, तो करप्शन पर सवाल ये हुआ कि भाई संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनकी लगभग पूरी फौज वो जेल काट के आई। अब लोग कह रहे भाई दिल्ली में करप्शन का मुद्दा सिंपैथी वाला मामला बनेगा या फिर यह बनेगा कि नहीं भाई अरविंद केजरीवाल जो बातें कहते थे सब झूठी है। अगर ऐसा था तो इनके नेता फिर जेल काट के क्यों आए? मतलब सारे नेताओं को मिला दो तो 10 साल की जेल सबकी हो गई। विश्वेंद्र साहब इस बार काम कर रहा है, चिपक रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे आप। करप्शन के मामले से देश की जनता हो चाहे दिल्ली की जनता हो वो दुखी होती है, बदलाव लाती है। आपने देखा होगा 2014 का जो बदलाव आया था वो करप्शन था कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ समय, तो उससे बदलाव आया। देश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। वही करप्शन की हालात अगर दिल्ली में आज बनते हैं कि शराब घोटाला हो या दूसरे कारण हो तो जनता दुखी होती है कि हमारे पैसे से, हमारी वोट से सत्ता में बैठते हैं और फिर आनंद लेते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है, वोट डलता है उसके विरोध में। एंटी इनकम्बेंसी ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता है, जो संभावना इस समय है उसका प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच में।
नहीं विश्वेन जी, मेरा 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 एक सवाल यह भी है कि जो जिस तरीके से 2015 में अरविंद केजरीवाल चुनाव डट के लड़े, 2020 में लड़े, क्या वो इस बार उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि नहीं इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो है, वरना इनको लगभग 20 से 25 प्रत्याशियों को बदलना ना पड़ता, इन्होंने बदला, कई लोगों को तो पूरा एकदम पैरासूट लैंडिंग करवा दी। सवाल यही है, क्या इस बार अरविंद केजरीवाल भी पैनिक मोड में हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है और करप्शन का मामला, शीश महल का मामला, यमुना का मामला सब चिपक रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लास्ट में वो सिंपति वाला कार्ड खेलने लग गए कि देखिए बीजेपी आ गई तो पांचों की पांचों योजनाएं बंद कर देगी, आप बहुत सोच समझ कर काम करिए। तो वो डर की भावना भी है ना शिवम जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण दल दिया आपने इसमें जी। ये पॉइंट बिल्कुल सबक कहता है। अभी आपने आपकी स्टोरी में दिखाया टीवी पे कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई तो केजरीवाल भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फ्री पानी, बिजली बिजली सब बंद कर देगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा। ये केजरीवाल कह रहे इस बात को, जबकि सच्चाई नहीं है। और उस व्यक्ति के मुंह से ऐसा कहना ठीक नहीं जो आंदोलन से और सच्चाई की लड़ाई से राजनीति में आई थी। आपसे ध्यान होगा, छोटी सी बात पर ध्यान पहुंचाना चाहूंगा कि यमुना साफ नहीं हुई तो हमें वोट नहीं देना। तो यमुना तो साफ नहीं हुई ना, तो जनता उसको महसूस करती है। वही अभी मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, टीवी रिकॉर्डिंग में आपसे शपथ कह रहे थे आप, रिकॉर्डिंग केजरीवाल जी, कि भारतीय जनता पार्टी आते ही बंद कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है, ऐसी बात आप करते हो, आप ईमानदारी के नाम से आए हो, तो ऐसा कब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो आएगी बंद कर देगी? तो गलत प्रचार जनता भी पहचानती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है जनता में, वो एंटी इनकम्बेंसी है और बौखलाए हुए हैं केजरीवाल जी, इसमें तो दो राय नहीं है। सिसोदिया जैसे नेता, मैं ये भी कहना चाहूंगा, वास्तविक बहुत ही साली, व्यवहारिक और सूझबूझ से बोलते हैं। ऐसे और भी आम आदमी पार्टी में कई नेता अच्छे हैं जो सूझबूझ से बोलते हैं, मुद्दे के आधार पर बोलते हैं, तो राजनीति सच्चाई का वो साथ दिया जाता है। तो सिसोदिया हम बात करते हैं इस बात की, वो कार्य अच्छे कर रहे हैं, प्रयास अच्छे कर रहे हैं, शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं। संजय सिंह भी हो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्द सब निकालते हैं। तो इस तरह दिखाई दे रहा है केजरीवाल को गलत जी जी। आपने तमाम तरह के वादे किए थे और आपने 2020 के चुनाव में ये कहा कि अगर यमुना साफ नहीं हुआ तो भैया आप हमें वोट मत दीजिएगा। अब आप ये जनता को कह रहे हैं कि एक मौका और, हम नहीं कर पाए इसलिए हमने बता दिया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 3 साल जो है कोरोना और इसके बाद हमारे नेता जेल जाते चले गए और हमारी टीम पूरी बिखर गई। आपको लगता है इस बार जनता आपके प्रति उतना विश्वास दिखा पाएगी बनस्बत 2015-2020? और क्यों दिखा पाएगी? क्योंकि आप खुद फेल हुए हैं, आप ये खुद बता रहे हैं। आपको लग रहा है सिंपैथी वाला वर्क करेगा इस बार? शिवम जी हम फेल नहीं हुए। हेलो शिवम जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। शिवम जी, कतई आम आदमी पार्टी फेल नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस काम में रोड़े अटकाने के पूरे प्रयास किए जितना ये कर सकते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रातों रात अध्यादेश लाके बदलने का काम किया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस सेक्टर और जमीन की जब जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात अध्यादेश लाकर उसको बदला। तो रोड़े अटकाने का खूब प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने जो काम किए हैं कि रात को 12 बजे तक आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, जो घोटाले जिस तरह से काम किए, 1 लाख रुपए के पर्दे खरीद, अरे 1 लाख का कौन पर्दा आता है भाई? जिस तरह से 15 लाख के पर्दे काम किए, 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया शीश महल को बनाने में। शीश महल को बनाने में 80 लाख रुपए खर्च कर दिया। आपके दुष्प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली की जनता आप लोगों को समझ चुकी है। चाहे जितना दुष्प्रचार करिए आप लोग, आपने शीश महल में 80 करोड़ जितना दुष्प्रचार करना है उतना कर लीजिए, लेकिन आप ये मानिए कि दहाई का आंकड़ा पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे केजरीवाल जी पार करना मुश्किल होगा। पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता ने आपको जहाँ रखा है, आप इस बार भी वहीं रहने वाले हैं। 80 करोड़ रुपया लग गया अपने त्योहार में, क्या दिक्कत है? तो ये तो स्वयं कितना भी प्रयास कर लीजिए, भाई 15 लाख का आपने पर्दा खरीद लिया। और दूसरी बात ये है, मुख्य बात तो ये है कि आपने आयुष्मान कार्ड योजना वहां नहीं लागू की। आप फ्री स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। फ्री स्वास्थ्य सेवाओं की अगर 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड योजना को लोगों को लाभ मिल रहा होता
आपको फ्री स्वास्थ्य दिल्ली की सभी सरकारी अस्पतालों में, सुन लीजिए, आपने तो 5 लाख का क्राइटेरिया लगा के रखा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने लेकिन 1 रुपए से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए तक का भी खर्च अगर किसी के इलाज में आता है तो वो पूरी तरह से मुफ्त है, उस पर कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया है। आपने इतनी शर्तें लगा रखी है आयुष्मान कार्ड में, सुन लीजिए जैन साहब, इतनी शर्तें लगा रखी है आयुष्मान कार्ड में, अगर किसी के पास मोबाइल फोन है तो नहीं मिलेगा, मोटरसाइकिल है तो नहीं मिलेगा, पक्का घर बना हुआ है तो नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने सारे बैरियर हटा के दिल्ली का कोई भी नागरिक नहीं, एक मिनट रमन सिंह आजाद साहब, मेरा आपसे यह सवाल है, आप अपने आप को खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। आप 2013 में जब कांग्रेस आपको ले आई और इसके बाद सरकार गिरी, आपने कहा कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। इसके बाद फिर आप उन्हें गले लगा लेते हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का तो कोई वर्चस्व नहीं है, एक वोट नहीं है, अभी आप खुद कह रहे हैं एक सीट नहीं जीत पाएंगे। तो यानी कि एक विश्वसनीयता का संकट तो रमन सिंह आजाद साहब आपकी पार्टी में आ चुका है। लोग पहले आप पर जितना विश्वास करते थे, अब वो आप पर कैसे करें? क्योंकि जो आप आज कहते हो, कल उस चीज से आप सबके सामने मुकर जाते हो और आपको लगता है हमारी ईमानदारी का यही सर्टिफिकेट है। आपको नहीं लगता है कि विश्वसनीयता का जो संकट पैदा हुआ है उस पर आपको खतरा हो सकता है इस बार? नहीं, देखिए, विश्वसनीयता का खतरा कतई नहीं है। विश्वसनीयता का खतरा तब होता है जब ये कहा जाए कि प्रत्येक जनता को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे और कुछ ना मिले, वो चुनाव बाद बोल दिया जाए कि जुमला। अच्छा, तो रमन सिंह आजाद साहब, यमुना 2025 चुनाव के पहले साफ हो जाएगी, ये संकट नहीं है। दिवाली में राजस्थान में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा और उसके बाद जनता को बोल दिया जाए कि नहीं, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया, तब विश्वसनीयता का खतरा होता है। शिवम जी, विश्वसनीयता का खतरा तब पैदा हो जाता है जब किसान को बोला जाए कि आपकी आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आज किसान धरने पर बैठा है। हजारों किसान जान दे चुके हैं, अपनी फसल की कीमत मांगने के लिए किसान धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार सुने ना, तब विश्वसनीयता का खतरा पैदा होता है। विश्वसनीयता का खतरा तब नहीं पैदा होता जब आम आदमी पार्टी कहती है कि मुफ्त बिजली देंगे। नहीं, रमन सिंह आजाद साहब, अगर आपने सब काम कर ही दिया था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अस्पताल बना दिया आपने, स्कूल बना दिए, नाली बना दिए, सड़क बना दिए, सब कुछ बना दिया, फिर आपको योजनाओं पर योजनाओं का सहारा क्यों लेना पड़ गया? 2100 रुपए, फिर वहां पर अंबेडकर स्कॉलरशिप, और इसके बाद फिर ग्रंथियों को, पुजारियों को 18-18 हजार रुपया अचानक से आपको याद आया कि अरे मौलवी तो ले रहे हैं, पंडित और ग्रंथी बचे, इनको भी दे देते हैं। अचानक से आपको नहीं याद आता है क्या सारी चीजें? नहीं, बिल्कुल शिवम जी, जैसे करने वाले कहते हैं ग्रंथियों की याद पहला रमन सिंह आजाद साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, जिस वक्त ये तय हो रहा होगा कि मौलवियों को 18,000 देना है, उस कमेटी में क्या किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं होगा कि पंडितों को और ग्रंथियों को भी देना चाहिए? रमन सिंह आजाद साहब, इतना लोल समझ रहे हैं आप सबको? जो मौलवियों को देने वाला है वो पहले से योजना चल रही थी, हाँ, उसमें जोड़ा गया। लेकिन जब ये हुआ कि जब इनको दिया जा रहा है तो दिल्ली सरकार ने हुआ कि जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे ग्रंथी हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वो रैली में मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दे गई होगी तो पंडित की याद आ गई? नहीं, हमारे लिए धर्म, रैली और चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, का विषय है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते। इनका मुद्दा मौलवियों को है कि वो राजनीति पूरी धर्म पर आधारित है। इसीलिए आप कुंभ में देख लीजिए, याद आई जैसा व्यवस्था और जैसा उन्होंने करी पूरे कुंभ में, मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये उसी आस्था के राजनीतिकरण का परिणाम है जो कुंभ में इतनी बड़ी विरोध किया था। क्या इनका हमने विरोध किया था क्या 10 साल से? धर्म ग्रंथियों को पैसा मत दीजिए, नकल कर रहे हैं भाई आप भारतीय जनता पार्टी की। पूरा ध्यान अरे कब से कब जरूर पाइए तो किया जाए, जैसे राहुल गांधी जी ऊपर से पैसे वैसे पहन के दिखा दे, जरूर इसमें राजनीति कैसे की जाए, आपको कैसे कुंभ में नेताओं को लाके उनको VIP पास देके और फोटो खिंचाई जाए और आम जनता जो आस्था के नाम पर कुंभ जा रही थी उसको मरने के लिए छोड़ दिया। केजरीवाल जी बिना 2-2 किलो किसी सुरक्षा के, बिना किसी, आप देख लीजिए हजारों लाखों की भीड़ के बीच में मात्र 2 पुलिसकर्मी, बाकी सारे पुलिसकर्मी लगा दिए इन्होंने। आस्था की राजनीति किसी जगह साफ करते हैं, इनकी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी नहीं करती। जिसको बचाने के लिए केजरीवाल जी पूरी मेहनत कर डालते, दिल्ली में दंगा कराने का काम करता है। साहब, किस तरह दंगा किया था?
सीए के विरोध में आपने वहाँ धरना पिछले प्रदर्शन 10-12 साल से आपकी 12 साल हो गए, 13 साल आपकी भी सरकार है केंद्र में, कोई भूल नहीं कुछ अपना सकता बता दीजिए, दिल्ली को आपने कुछ बंद कर अपना रखा किया था। हुआ बता दीजिए। देखिए, कब तक आम आदमी पार्टी को गाली देंगे? आपने आम आदमी पार्टी को गाली देने से दिल्ली की जनता आपसे कतई वोट नहीं करने वाली। गंदे काम का आपकी स्थिति वही होगी। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट रमन सिंह आजाद साहब, केसी जैन साहब, ठीक ठीक, मैं आप सबके पास आऊंगा। शशांक साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। शशांक साहब, मुझे दो लाइन याद आई। क्या आपका हाल इस वक्त दिल्ली के चुनाव में तो वो हो गया है कि हमें तो कब से पता था कि तू बेवफा है और तुझे चाहा इसलिए कि शायद तेरी फितरत बदल जाए। अब आपने आम आदमी पार्टी को गले ऐसा लगाया कि उन्होंने आपको आज ये कह रहे हैं कि ये जो आप कांग्रेस है ना, ये बीजेपी की बी टीम है। सोचिए, आपको बी टीम बता रहे हैं। और शशांक साहब, सवाल आपके भी विश्वसनीयता को उठ जाता है। कल तक एक मंच पर जाकर एक दूसरे के आंसू पोंछते थे, आज उन्हीं के साथ जाकर एक दूसरे के आंसू निकाल रहे हैं। तो दिल्ली की जनता जाए कहां महाराज? ना लेफ्ट ना राइट, कहां जाए शशांक साहब? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण प्रांत नहीं है। एक तरफ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चलाई जा रही है, तो दिल्ली के कुछ निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा भी लिए जा रहे हैं। और इन दोनों सरकारों के प्रति दिल्ली की जनता में असंतोष तो है ही। हाँ। और यहाँ पर विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी ही बचती है, जो कि न केंद्र में है न दिल्ली में है। तो जनता के लिए एक बेहतर विकल्प तो जरूर है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के पास पूर्व की सत्ता का श्रेय है कि उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के लिए विकास के कार्य किए, किस प्रकार से दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया, किस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने का काम किया। नहीं, एक मिनट शशांक रंजन साहब, आज आप जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था तो आपने कहा कि नहीं हम जीत जाएंगे, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं भैया, हम स्टैंड एंड अलोन काम करेंगे। हरियाणा में भी आपने वही कहा कि नहीं हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हम चुनाव जीत रहे हैं। आपके हाथ से सब खिसकता जा रहा है। वही तो रमन सिंह आजाद साहब कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। वो कहते ना कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। मतलब ताज्जुब तो यह है कि तुझे फिर भी यकीन नहीं है। रमन सिंह साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, शिवम जी वही दोहरा रहे हैं कि जैसे रंजन साहब अभी कह रहे थे कि हमको अनुभव है ड्राइविंग का। अगर इनको ड्राइविंग का अनुभव होता शिवम जी, तो महाराष्ट्र में दुर्घटना नहीं हुई होती, हरियाणा में दुर्घटना नहीं हुई होती, मध्य प्रदेश में दुर्घटना नहीं हुई होती, छत्तीसगढ़ में दुर्घटना नहीं हुई होती। तो ठीक ठीक, रमन सिंह साहब एक मिनट, मुझे पता है कि आप सब मिलाकर बदला ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, हर जगह का बदला इस बार दिल्ली के चुनाव में। और शशांक साहब के दिल पे जो घाव लग रहा है ना, वो इंडिया गठबंधन लग नहीं रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद बचने वाला है। खैर, विश्वेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? विश्वेंद्र साहब जल्दी से, फिर मुझे केसी जैन साहब के पास जाना है, जल्दी से। देखो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके डिबेट शानदार है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ तीनों साथी दिल्ली से बाहर ना जाए। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, चाहे वो सड़क टूटी हुई हो, चाहे वो दूसरे अन्य कारणों से। तो दिल्ली का समाधान करे, तीनों राजनीतिक पार्टी जो साथी बैठे हैं उस पर चर्चा करें। जैसे मैं कह रहा था, उसको दोबारा ध्यान दे कर दिया कि अभी हम किसानों के बीच गए थे, एक ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, तो वहां पर हमने महसूस किया कि जो जैसे वाल्मीकि समाज का घटना है दिल्ली में, तो उनसे मिले तो उनसे महसूस हुआ कि कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के पास मुड़ा है, गलती से आम आदमी पार्टी गलती की है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे लपक लिया। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, किसान का एक मुद्दा, पानी किसानों का, राज्यों का भी क्षेत्र हो गया दिल्ली में, तो उससे वहां भी फसल बर्बाद हुई है। विश्वेंद्र साहब, मेरा एक सवाल था कि ये महिलाओं का कितना रोल रहने वाला है इस चुनाव में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते थे भरे मंच से कहते थे कि महिलाएं हमारे साथ आ जाए, पुरुष कहीं जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पुरुष इधर उधर चले भी जाएंगे, महिलाएं हमारे साथ रहे। तो ये 45-46% वाला महिला पे जिसने कब्जा जमा लिया, क्या ये बात सही नहीं है कि दिल्ली की लगभग सीटों पर उसका हक आ जाएगा, लगभग सीटें जीत जाएगा वो? निश्चित तौर पर फायदा था आम आदमी पार्टी को, और पहले दिनों में इस बात ज्यादा होने वाला था। अगर भारतीय जनता पार्टी 2500 पे ना करे, जनता बड़ी समझदार अपना लाभ देखती है, और 21,000 गर्भवती महिला के बहन के लिए ना करे, तो और कई महिलाओं के मुद्दे ना ले, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा लाभ होने वाला था। भारतीय जनता पार्टी ने मौका भी अपने पक्ष में ले लिया, जैसे राजनीतिक पार्टियां दिया करती है, उसका लाभ दिया है।
बिल्कुल। महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ मुड़ी है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने की संभावना है। ठीक ठीक विश्वनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा। केसी जैन साहब, अब एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि रमन सिंह आजाद साहब की पार्टी जब लगातार योजना पर योजना ला रही थी, फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली, तो आप कह रहे थे ये फ्री बीज बांट रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भरे मंच से कह रहे थे कि देखिए अगर हम चुनाव जीत भी गए तो कोई भी योजना बंद नहीं होने वाली है, और आपने भी योजना पर योजना ऐलान करते चले गए, तो उनका वाला फ्री बीज और आपका वाला वेलफेयर कैसे हो जाता है? केसी जैन साहब। नहीं, देखिए दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, पहली बात तो ये है हाँ। कि बिना किसी बजट के, बिना किसी संसाधन के केवल और केवल योजनाओं को लॉन्च कर देना, उसके बाद में केंद्र सरकार के सामने हाथ पसारना, हाँ। ये कह देना कि मेरे पास तनख्वाह बांटने का भी पैसा है। दूसरी बात ये है कि देखिए जनता जनार्दन है, जनता हर चीज का मूल्यांकन करती है। जनता इस 10 सालों तक जो केजरीवाल जी की सरकार रही उसकी हर चीज का मूल्यांकन करेगी, इनके सारे वादों का मूल्यांकन करेगी। और आप ये देखिए कि अगर केजरीवाल जी को इतना भरोसा है तो लगभग 30 सीटों पे जिस प्रकार से अपने प्रत्याशी इन्होंने चेंज किए हैं, और इनके कई सारे मंत्री जेल गए, स्वास्थ्य मंत्री जेल गए, इनके जो है आप देखिए शराब घोटाले वाले मंत्री जेल गए, खुद मुख्यमंत्री जेल गए, तो किन कारणों से गए? जो भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप लगे, शीश महल बनाने के आरोप लगे, शराब घोटाला किया, स्वास्थ्य घोटाला किया। उसके साथ साथ 30 जो ये अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, 70 सीटों में अगर 30 सीटें बदल, लगभग 50% तो ये ऐसे ही बैक हो गए। क्यों आखिर चेंज करना पड़ रहा है? और मंत्रालय देखा जाए तो सारे मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। तो जनता देखिए दो चीजें चाहती है, एक तो विकास डेवलपमेंट चाहती है, दूसरा चाहती है जनता कोई घोटाला ना हो, हमारे टैक्स से पैसे से जनता का देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, और जो मूलभूत चीजें उनकी पूर्ति हो, लेकिन घोटालेबाजी ना हो। लेकिन जिस प्रकार से घोटालेबाजी हुई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कितना भी जनता के बीच में आकर के केजरीवाल जी सफाई दे ले, लेकिन अगर 6-6 महीने तक इनके मंत्रालय के मंत्री जेल में रहे हैं, तो ये समझ रही जनता कि 6-6 महीने तक अगर जमानत नहीं हुई तो न्यायालय बेवकूफ नहीं है, जज और जस्टिस ऐसा नहीं कि नहीं। केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत गए तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा आप ये देखिए कि हमारे वहाँ लंबे समय तक मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे उनको हमने चेंज किया, उत्तराखंड में हमने नया मुख्यमंत्री दिया। आप देखिए तो हमारे यहाँ पे चेहरों की, केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी को बनाएंगे। देखिए इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि भाई आपने जिस तरीके से ये सवाल विश्वनाथ जी एक्चुअली मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, क्या इस चुनाव में ये वाला भी मुद्दा चला क्या कि बीजेपी के पास तो भाई कोई नेता ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन पाए, और है तो चेहरा आगे क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? ये वाला मुद्दा चला या सिर्फ हवाई हो गया? को बनाएंगे क्या जिसके साथ बदतमीजी हुई, वहाँ महिला बालीवाल के अगला मुख्यमंत्री होगी? किसी जैन साहब एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास। विश्वनाथ साहब बोलिए। शिवम दुबे जी, बहुत अच्छा सवाल आपका ये भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सालों के बड़े अच्छे फैसले लिए, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। जैसे कि पार्टी जीतने के बाद उन्हें विधायक दल की मीटिंग हुई और मध्य प्रदेश मोहन यादव को लेके आए, तो एक भाषण दिया तो आम जनता में विश्वास बना कि यह आम आदमी विधायक बनाया और उसको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे ही राजस्थान में किया, ऐसे ही उत्तराखंड में किया। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में वो मैसेज जा रहा है दिल्ली में भी कि भाई ये हो सकता है ऐसे नेता को ले आए जो गरीब परिवार से निकला हो। नहीं विश्वनाथ जी, देखिए अभी आपके सामने रमन सिंह आजाद साहब से पूछूंगा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन, खटाक से बता देंगे कौन है रमन सिंह आजाद साहब, मुख्यमंत्री कौन होगा? आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से तय कर रखा था कि, और पूरी तरह से घोषणा है, पूरी तरह से बिल्कुल साफ है, कौन? अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उनके ऊपर रोक लगी, रोक खत्म हो जाएगी, वो नए को साइन कर मुझे पता था केसी जैन साहब इंटरफेयर जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोग रोक लगा रखी है, वो मुख्यमंत्री बनके करेंगे क्या? और अगर रमन सिंह आजाद साहब, जब सही बात है, जब वो ऑफिस जा नहीं पाएंगे, साइन कर नहीं पाएंगे, दस्तखत कर नहीं पाएंगे, तो मतलब बना के क्या करिएगा? मतलब महाराज, वो भी आतिशी जी में क्या समस्या है? कोई इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो पिछले कार्यकाल का था। शशांक, अच्छा ठीक है, अंतिम देखिए 1 मिनट का समय मेरे पास। रमन सिंह आजाद साहब, कितनी सीटें आ रही हैं? आम आदमी पार्टी इस बार भी 60 से ऊपर सीटें जीतकर प्रचंड। ठीक, शशांक साहब कितनी सीटें? जी हम लोगों को 50 से 60 के बीच की सीटें आने की संभावना है। हाँ ठीक। केसी जैन साहब, क्या अनुमान, कहां तक पहुंच रहे हैं इस बार आप? देखिए हमारा जो वोट परसेंटेज था, हाँ, उसमें और आम आदमी के वोट परसेंटेज में लगभग कुछ ही डिफरेंस था, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे थी। इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे, और पूर्ण बहुमत की सरकार से हमारे पास 10-15 अधिक ही सीटें होंगी, ये हमको पूर्ण रूप से विश्वास। ठीक, विश्वनाथ साहब आपका आकलन क्या कहता है? इन तीनों में दिल्ली की सत्ता का सत्ताधीश कौन होने जा रहा है?
क्या आकलन कहता है आपका? देखो सर शपथ दिखाई दे रहा है एक बात से, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के टीम वीरेंद्र सचदेवा जी द्वारा बहुत शानदार काम किया जा रहा है, उनकी प्रत्येक विंग के द्वारा शानदार काम किया जा रहा है। और जो टीम काम कर रही है सेंटर की भी। बताइए, रमन सिंह आजाद साहब का मुंह उतर गया। खैर कोई बात नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। केसी जैन साहब आपका भी, शशांक साहब आपका भी, विश्वेंद्र जी आपका भी और रमन सिंह आजाद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो थम गया है प्रचार, अब दिल्ली में कौन आ रहा है अब की बार, ये बड़ा सवाल हो चुका है। अब 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को परिणाम आएगा और सब कुछ ठाक के 3 पात की कहानी सबके सामने आ जाएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।